हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीके दीपक क्लासेस। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें। ओके, तो बच्चों आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वो है हमारा थ्रस्ट एरिया टू स्टडी ऑफ फिजिक्स। थ्रस्ट एरिया ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है कि फिजिक्स का बहुत सारा जो नेचुरल फेनोमेना होता है हम एक लॉ से स्टडी कर लेंगे, या फिर बहुत सारा जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसका बहुत सारा प्रोसेसिंग है ना। तो कॉम्प्लेक्स मेथड है इसको समझना है, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करें तो वो हमारा कहलाता है रिडक्शनिज्म, है ना। तो कुछ फेनोमेना जो हो रही है ना, उस फेनोमेना को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जो स्टडी करेंगे, है ना, उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। और बहुत सारा नेचुरल फेनोमेना एक ही लॉ से डिफाइन हो जाए तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। थ्रस्ट एरिया टू स्टडी ऑफ फिजिक्स का मीनिंग क्या हुआ कि फिजिक्स के में जितना भी, यानी कि फिजिक्स में जो टर्म हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस नेचुरल फेनोमेना की स्टडी कर रहे हैं उसको हम एक लॉ से, बहुत सारा नेचुरल फेनोमेना एक लॉ से समझ जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो कंटेंट होगा या कॉम्प्लेक्स जो हमारा टर्म होगा जिसको हम समझने में हमको बहुत डिफिकल्टीज होगी, है ना, उस कॉम्प्लेक्स टर्म को या उस कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज को हम लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। इसीलिए फिजिक्स को स्टडी करने हैं, थर्स्ट एरिया ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स दो तरह का होता है, वन इज द यूनिफिकेशन, अनदर इज द रिडक्शनिज्म, है ना। तो यूनिफिकेशन क्या होता है, जैसे समझो सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, किसके कारण जी, तो ग्रेविटेशनल लॉ। कोई बॉल को हम ऊपर फेंके, बॉल नीचे आ गया, किसके कारण जी, तो ग्रेविटेशनल लॉ, राइट। मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमती है, क्यों जी, किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल लॉ, राइट। तो एक लॉ के बेसिस पे हम बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना को हम स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। समझ में आ रही बात, फिर से समझो। अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना या सन के चारों तरफ बहुत सारा प्लैनेट का घूमना, किसके कारण, व्हाट इज द रीजन, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, सिंपल सा। कोई बॉल को हम ऊपर फेंके, बॉल नीचे का गिरना, है ना। बॉल हम कोई भी बॉल ऊपर फेंकते हैं अर्थ के सरफेस से, फिर वापस वो नीचे आ जाता है, क्या है रीजन, राइट। नदी का हाई से लो की ओर बहना, क्या है रीजन, ग्रेविटेशनल, राइट। तो नदी का एक डायरेक्शन में बहना, हाई टू लो की ओर बहना, किसके कारण, ग्रेविटेशनल लॉ, राइट। तो सन के चारों प्लैनेट का घूमना, ग्रेविटेशनल लॉ। बॉल को ऊपर फेंके नीचे आ गया, किसके कारण, ग्रेविटेशनल लॉ, राइट। समझ में आ रही बात। मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना, मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमती, क्यों घूमती है भाई, तो ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। तो हम एक लॉ के बेसिस पे बहुत सारा फेनोमेना को हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। यही हमारा कहलाता है यूनिफिकेशन। इसलिए यहां पे लिखा गया है टू अप्लाई मिनिमम लॉ, टू अप्लाई, हम चाहेंगे मिनिमम लॉ अप्लाई करें और उससे हम बहुत सारा नेचुरल फेनोमेना को डिफाइन कर दें, तो हमारा कहलाता है यूनिफिकेशन, राइट। चलिए, टू अप्लाई मिनिमम लॉ टू एक्सप्लेन मैक्सिमम फेनोमेना ऑफ नेचर, राइट। मैक्सिमम फेनोमेना ऑफ नेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम लॉ से, है ना। तो एक लॉ से हम बहुत सारा नेचुरल फेनोमेना को स्टडी कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है यूनिफिकेशन। नेक्स्ट है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपलर कंस्टिट्यूएंट आर अंडरस्टूड। दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन करना, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देना, राइट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बनना, इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है कैसे बनती है, तो पहले हम लोग कोल को जलाते हैं, है ना। कोल कौन सी एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी। उससे क्या होता है, कोल को जलाते हैं तो हीट जनरेट होता है, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। समझ में, ये प्रोसेस बाय स्टडी करना, ये हमारा कहलाता है रिडक्शनिज्म, है ना। फिर वो हीट से हम पानी को गर्म करते हैं, पानी से स्टीम बनता है ना। और स्टीम, वो स्टीम को हम लोग यूज कर लेते हैं किसके लिए, है ना, किसी टरबाइन को घुमाने के लिए,
राइट। तो किसी टरबाइन को घुमाना है तो स्टीम फ्लो कर दो, टरबाइन घूमने लगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो ये जो बाय प्रोसेस जो हम स्टडी कर रहे हैं कि कोल को जलाए, हीट जनरेट हुआ, उस हीट एनर्जी से हमने क्या किया, पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने से क्या हुआ, स्टीम बना, है ना। स्टीम बना तो फिर क्या हुआ, वो स्टीम टरबाइन को रोटेट करने लगा, जिसके कारण क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये क्लास 10th में स्टडी करना था। तो बाय प्रोसेस स्मॉल स्मॉल पार्ट में जो डिवाइड करके हम कॉम्प्लेक्स टर्म को स्टडी करते हैं, वो हमारा कहलाता है रिडक्शनिज्म, है ना। समझ में मेरी बात। जैसे कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनना, है ना, पानी से बनता है ना जी, हाइड्रो पावर प्लांट जिसको बोलते हैं, राइट। तो पानी को क्या करते हैं, ऊपर से गिराते हैं, है ना। कौन सी एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वो टरबाइन को टच करता है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण क्या होता है, टरबाइन घूमता है, पानी को ऊपर से गिराते हैं, यहाँ पे टरबाइन लगा रहता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आती है और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो टरबाइन को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है ना। तो बाय प्रोसेस किसी कॉम्प्लेक्स टर्म को या कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करना हो तो हम उसको सिंपलर कंस्टिट्यूएंट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। सिस्टम बाय द प्रॉपर्टी, यहां पे फिर से पढ़ दे रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड और टू derive the properties of or more complex system by the properties its simpler constituents are understood. This approach is called reductionism. तो कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में अगर स्टडी करते जाए और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हम समझ लें तो हमारा कहलाता है रिडक्शनिज्म, है ना। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बाय प्रोसेस स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग रिडक्शनिज्म कहते हैं। ये हमारा है फर्स्ट एरिया टू स्टडी ऑफ फिजिक्स। क्लियर, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या होता है, स्कोप का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द स्कोप। स्कोप का मीनिंग होता है रेंज। हम कितने रेंज तक हम स्टडी कर सकते हैं, हमारा स्कोप कितना है, हमारा पहुंच कितना है, राइट, ये सब की बात कर सकते हैं, राइट। द स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप क्या है। तो फिजिक्स का स्कोप है कि हम बहुत स्मॉल पार्टिकल से लेके यूनिवर्स तक की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, ये हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स है। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि हम लोग स्मॉल पार्टिकल से लेकर पूरे यूनिवर्स की स्टडी कर जाते हैं, है ना, इन ए फिजिक्स। दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। बहुत बड़ा स्कोप है फिजिक्स का, है ना। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का मीनिंग होता है कि हम लोग फिजिक्स में स्मॉल टर्म से लेके स्मॉल साइज के टर्म को लेके हम बिगर साइज तक हम स्टडी करते हैं, किसमें, फिजिक्स में। ये हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन से लेकर पूरे यूनिवर्स के साइज तक हम स्टडी करते हैं। दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है, द टोटल स्प्रेड ऑफ फेनोमेना, जितना फेनोमेना हो रहा है आसपास उसकी स्टडी करते हैं, फिर दैट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स, राइट। जो भी फेनोमेना हमारे आसपास होती है सारा स्टडी करते हैं। और डायमेंशन, जितना भी नेचुरल फेनोमेना हो रहा है या कुछ जैसे मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, इसकी हम डायमेंशन की स्टडी करते हैं, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, जो भी फेनोमेना हो रही है, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, है ना। टोटल स्प्रेड ऑफ फेनोमेना, जितना हमारा आसपास चारों तरफ फेनोमेना स्प्रेड है, जितना हमारा डायमेंशन स्प्रेड है, मास है, बॉडी है ना। जैसे अर्थ का मास कितना है, बहुत हैवी है, सन का मास कितना है, बहुत हैवी है, राइट। डायमेंशन, और अर्थ का साइज क्या है, बहुत बिगर है, मास का, सन का साइज क्या है, बहुत बिगर, डायमेंशन, है ना। अर्थ का मास भी मेजर कर सकते हैं, सन का मास भी मेजरमेंट। हम इलेक्ट्रॉन का भी मास मेजर कर सकते हैं, राइट। अर्थ सन के चारों तरफ कितने टाइम में एक चक्कर लगा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हाउ मच टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व द अराउंड द सन, क्लियर। तो अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगेगा वो भी हम मेजर कर सकते हैं। अर्थ और सन के बीच कितना डिस्टेंस है वो भी हम मेजर करते हैं, राइट। दिस इज मेजरमेंट, है ना। अर्थ का साइज कितना है, सन का साइज कितना है, उसकी भी हम स्टडी करते हैं, डायमेंशन। और अर्थ
अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना रहती है फेनोमेनाज। समझ में आ रही बात? तो अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना रहती है फेनोमेनाज। अर्थ का साइज की बात करना, उसका रेडियस की बात करना, अर्थ सन के रेडियस की बात करना, सन की साइज की बात, डायमेंशन, राइट। अर्थ का मास कितना होगा, सन का मास कितना होगा, मेजरमेंट, है ना। तो ये सब टर्म हम स्टडी करते हैं किसमें, फिजिक्स में। वी स्टडी इन फिजिक्स आर कॉल्ड इट्स स्कोप, है ना। जैसे बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन की भी स्टडी कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे घूम रही है उस ऑर्बिट का जो रेडियस होगा न्यूक्लियस से वो कितना होगा, वो भी मेजर कर सकते हैं इन एटम, है ना। हम लोग स्टडी करेंगे इसमें क्लास 12th में, राइट। तो इतने टर्म के हम स्टडी कर सकते हैं किसमें, फिजिक्स में। तो फिजिक्स का जो स्कोप है बहुत बिगर है ना। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से लेके हम यूनिवर्स तक की स्टडी कर सकते हैं इन फिजिक्स, दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, अंडरस्टैंड। तो आइए इन लेंथ में, अगर लेंथ के टर्म में देखें तो कितने लेंथ तक हम स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स में। तो देखो, स्कोप इज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10⁻15 मीटर, जो हम देख भी नहीं सकते हैं। समझ मेरी बात। वैसे पार्टिकल के साइज की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। 10⁻15 मीटर इसका साइज है इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम नेक्स्ट आई से देख नहीं सकते। उसके लिए देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, है ना, उससे देख सकते हैं, राइट। तो इतने स्मॉल साइज की हम स्टडी करते हैं किसमें, फिजिक्स में। इतने स्मॉल साइज से लेकर टू साइज ऑफ यूनिवर्स 10⁻26 मीटर। यूनिवर्स का साइज कितना है, 10⁻26 मीटर तक, यानी कि इतने स्मॉल साइज से लेकर बहुत बिगर साइज तक हम स्टडी करते हैं किसमें, फिजिक्स में। टोटल अगर लेंथ का स्कोप बोले तो कितना होगा, 10⁻41 मीटर। इतनी लेंथ की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, बहुत बड़ी स्कोप है ना, इन फिजिक्स, राइट। तो 26 + 15 41, राइट। यहां माइनस नहीं करना है, ओके, प्लस करना है। इन मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 10⁻31 kg। बहुत वेरी वेरी स्मॉल मासेस, है ना, बहुत स्मॉल मासेस से बहुत बिगर मास 10⁻55 kg, कितना बिगर मास हो गया। तो स्मॉल मास से लेके बहुत बिगर मास तक हम स्टडी करते हैं किसमें, फिजिक्स में। विद द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन मास। इन टाइम कितना सेकेंड है, 10⁻22 सेकेंड, 0.000 समथिंग सेकेंड की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स। उससे लेकर 10⁻18 सेकेंड, 10⁻18 सेकेंड तक हम स्टडी करते हैं टाइम में, है ना। ये है हमारा फिजिक्स, राइट। समझ मेरी बात। तो हमारा जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है बहुत बिगर है। हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से लेके बहुत बिगर बिगर पार्टिकल तक की हम स्टडी करते हैं। ये हमारा कहलाता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। समझ मेरी बात। हम अर्थ का साइज, अर्थ कितनी बड़ी है, हम उसका साइज मेजर कर लेते हैं। समझ मेरी बात। सन कितना बड़ा है, उसका हम साइज मेजर कर लेते हैं। अर्थ और सन के बीच कितना डिस्टेंस है, वो भी हम मेजर कर लेते हैं। तो वेरी लार्ज स्कोप ऑफ फिजिक्स, लार्ज स्कोप इन ए फिजिक्स वी हैव अ स्टडी। क्लियर, समझ मेरी बात। ये सब टर्म है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स, है ना। आई समझ में आई बात। सबका रेंज भी बता दिए, इतने रेंज तक हम लोग टाइम लेंथ में स्टडी करते हैं, इतने रेंज में हम लोग मास स्टडी करते हैं, इतने रेंज में टाइम स्टडी करते हैं फिजिक्स। दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्लियर, यहां तक रहिए, फिर आगे चलते हैं। बच्चों आइए टाइप्स ऑफ फिजिक्स की बात, टाइप ऑफ स्कोप की बात करते हैं, है ना। तो 3 टाइप का स्कोप ऑफ फिजिक्स है, माइक्रोस्कोप, मेजोस्कोप एंड मैक्रोस्कोप। मैक्रो, है ना। माइक्रोस्कोप वैसा साइज होता है, वैसी हम स्कोप ऑफ फिजिक्स की स्टडी करते हैं जो हम देख नहीं सकते, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। और उसकी जो साइज होगी वो कितनी होगी, लेस देन 10⁻⁻6 मीटर। इससे कम साइज की जो भी ऑब्जेक्ट होगी, जो भी पार्टिकल होगी, हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसके स्टडी करते हैं फिजिक्स में। तो उस स्कोप का नाम क्या रखा गया, तो उस स्कोप का नाम रखा गया माइक्रोस्कोप। समझ मेरी बात। MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप एक ऐसा स्कोप ऑफ फिजिक्स है
जिसको हम देख नहीं सकते हैं बट हम स्टडी कर सकते हैं इन फिजिक्स, दैट इज द माइक्रोस्कोप, है ना। पहले ये समझो, उसके बाद ये समझते हैं, फिर बीच में ये समझते हैं, ठीक। फिर है थर्ड नंबर मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप है ना, मैक्रोस्कोप यानी कि वैसा स्कोप ऑफ फिजिक्स जिसको हम नेक आई से देख सकते हैं, है ना। तो वैसा पार्टिकल, वैसा ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, वैसा फेनोमेना जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, है ना, वो हमारा कहलाता है माइक्रोस्कोप, है ना। तो नेक्ड आई से हम जो देख सकते हैं नेचुरल फेनोमेना, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो हमारा कहलाता है माइक्रोस्कोप, क्लियर। और ये माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वैसा ऑब्जेक्ट, वैसी डिवाइस, है ना, वैसा पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसकी जो हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, वो कहलाता है माइक्रोस्कोप। और जिसको हम देख सकते हैं नेक्स्ट साइज, वो हमारा आता है माइक्रोस्कोप। और साइज कितना होता है 1 मीटर से ग्रेटर, है ना। साइज कितना है 1 मीटर से ग्रेटर की जो भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम देख सकते हैं, है ना, आसानी से नेक्ड आई से, है ना, तो हमारा माइक्रोस्कोप कहलाता है, क्लियर। तो देखो मेजोस्कोप भी क्या है कि हम इसको देख सकते हैं। मेजोस्कोप में भी क्या है, ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख सकते हैं, राइट। समझ में आ रही बात। मेजोस्कोप में भी हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, है ना, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। ये मेजोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होगा, पार्टिकल होगा, हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन हम देख सकते हैं, धुंधला टाइप का दिखेगा, राइट। समझ में आ रही बात। लेकिन ये है कि पूरा नेक्ड आई से क्लियर दिखेगा माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप है जो दिखेगा ही नहीं, है ना। माइक्रोस्कोप, है ना, वैसा पार्टिकल या वैसा ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं इन फिजिक्स जिसको हम देख नहीं सकते हैं नेक्ड आई से, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, है ना। समझ मेरी बात। ये हमारा कहलाता है माइक्रोस्कोप, जिसकी साइज क्या होता है लेस देन 10⁻⁶ मीटर। मेजोस्कोपिक एक ऐसा स्कोप ऑफ फिजिक्स है, वैसा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन ये दिखने में थोड़ा क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट आई से देख सकते हैं बट वो क्लियरली दिखेगी नहीं, है ना, धुंधला टाइप का दिखेगा, राइट। तो हमारा कहता है मेजोस्कोप। इसका साइज क्या होता है 10⁻⁶ मीटर टू 1 मीटर, क्लियर। और मैक्रोस्कोप, है ना, मैक्रोस्कोप क्या है कि इसकी जो साइज है ग्रेटर देन 1 मीटर, है ना। ये ऐसा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट होता है माइक्रोस्कोप जिसको हम नेक्ड आई से क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज द माइक्रोस्कोप। और उसकी साइज क्या होता है 1 मीटर से ग्रेटर। तो 1 मीटर से ग्रेटर जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम उसको क्लियर देख सकते हैं, दैट इज द माइक्रोस्कोप, राइट। और इसके रेंज में रहेगा तो वो हमको दिखेगा बट क्लियर नहीं दिखेगा, राइट। और ये क्या है माइक्रोस्कोप, जो दिखेगा ही, है ना, लेकिन हम इसको स्टडी करते हैं फिजिक्स। इसी तरह हम कह सकते हैं 3 पार्ट में स्कोप ऑफ फिजिक्स को डिफाइन किया गया है। नाम इज द फर्स्ट इज द माइक्रोस्कोप, अनदर इज द मेजोस्कोप एंड थर्ड इज द मैक्रोस्कोप, क्लियर। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो कोई एरोप्लेन पे नहीं चढ़ा है और उसको एरोप्लेन पे चढ़ने मिल जाए तो उसको क्या लगेगा, बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, है ना। तो कोई व्यक्ति है जो एरोप्लेन में कभी नहीं चढ़ा है, वो एरोप्लेन में चढ़ने लगे, यानी कि उसको मौका मिले कि आप एरोप्लेन पे चढ़ सकते हो, है ना, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, तो उसके अंदर एक अलग सा एक्साइटमेंट आ जाएगा, बहुत एक्साइटेड हो जाएगा वो पर्सन, राइट। तो वही होता है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स के बारे में लोग स्टडी किया, है ना, उसको समझा, जानने के बाद कुछ अलग अलग टर्म को, अलग अलग डिवाइस का क्या किया, इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया, है ना, डिस्कवर किया, तो उसमें क्या आया, एक्साइटमेंट आया, है ना, कि वाह क्या चीज है, कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर, है ना। कुछ भी डिवाइस, कुछ भी टर्म हो उसको कैलकुलेट कर लो आसानी से, कुछ भी अपलोड करके रख लो, उसमें सेव करके रख लो, वाह क्या डिवाइस है, एक्साइटमेंट, है ना। टीवी है ऑन किए, क्या आजकल क्या चल रहा है जी, सुशांत सिंह राजपूत, राइट, केसेस चल रही है ना, रिपब्लिक भारत ऑन किए, टीवी चल रहा है, क्या मजा आ रहा है ना जी। तो हम लोग एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का मीनिंग होता है कि जो भी डिस्कवर हुआ, जो भी एक्सप्लेनेशन है, कुछ इन्वेंशन है ना, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। कहता है द डिस्कवरीज, एक्सप्लेनेशन, इन्वेंशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जिस प्रिंसिपल की हम स्टडी किए, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ की हम स्टडी कीजिए, प्रिंसिपल, है ना, आर्किमिडीज, है ना जी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना जी,
तो बहुत सारा प्रिंसिपल है जिसकी हमने स्टडी किया। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है ना, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग जो हमारा जो कार वगैरह जो चलती है ना, उसके लिए हम फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल है ना, डीजल है ना जी, वो सब हम यूज करते हैं है ना। कौन सा इंजन? कार्नोट इंजन, राइट। तो जो हमारा बाइक होता है, स्कूटी होता है, मोटरसाइकिल होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल से यूज करके हम उसको चलाते हैं। पहले मशीन बनाते हैं और उस मशीन में तेल डालकर, ऑयल डालकर, पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर हम क्या करते हैं, उस मशीन को चलाते हैं, है ना जी। तो वो जो हमारा जो मशीन है काम कैसे कर रहा है, तो किस बेसिस पे काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है ना। तो जितने भी कार वगैरह, स्कूटी वगैरह जो भी आप देखते हो जो ऑयल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, राइट, तो वो सब जो मशीनें हैं वो जो वर्क करती है किस प्रिंसिपल पे, तो फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है ना। तो कौन सा प्रिंसिपल, तो थर्मोडायनेमिक्स में हीटिंग है ना, हीट प्रोड्यूस करके स्टीम जनरेट करता है और उस स्टीम से उसमें एक पिस्टन लगा रहता है, उस पिस्टन को फोर्स देता है और फोर्स के कारण कार जो है आगे की ओर चलता है ना। तो फोर्स डेवलप करते हैं पिस्टन में ड्यू टू हेल्प ऑफ स्टीम। स्टीम कौन बनाता है, तो स्टीम बनाता है पेट्रोल है ना। किस प्रोसेस से, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल से, राइट। समझ में आ रही बात। तो ये सब हम लोग स्टडी करते हैं ना। तो उस प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग कुछ न्यू इन्वेंशन के, एरोप्लेन बना दिए, कंप्यूटर बना दिए, टीवी बना दिए, मोबाइल बना दिए, फैन बन गया है ना जी, एसी बन गया, कूलर बन गया है ना जी, वॉशिंग मशीन बन गया। ये सब किस प्रिंसिपल पे बना है, तो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बना है। तो बहुत एक्साइटमेंट हो गया, राइट। अब कपड़े गंदे हो गए है ना, अब हाथ से खींचने में हमारी हालत खराब हो जा रही है, तो हमने क्या किया, वॉशिंग मशीन बना दिया, कपड़ा डाला, सूख, उसमें डालने के बाद क्या हुआ, वो साफ हो गया और फिर उसको सुखा दिया, आराम से पहन लिया, है ना जी। तो ये सब एक्साइटमेंट है, वाह क्या बात है ना जी। तो फिजिक्स के प्रिंसिपल से हम कुछ इन्वेंशन किए और इन्वेंशन का जो मजा लिए, दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, है ना जी। समझ में, एरोप्लेन बनना, एरोप्लेन अब जाना है कहाँ, केनिया, कैसे जाए जी, 7 समुद्र पार है, लंदन जाए 7 समुद्र पार है, कैसे जाए, तो चलो एरोप्लेन बना दो। एरोप्लेन बन गया, वाह क्या बात है, एरोप्लेन बन गया। अब उसमें बैठेंगे तुरंत लंदन चले जाएंगे, है ना जी। 7-8 घंटे में लंदन है ना, 25,000 किलोमीटर है लेकिन 7 घंटे में चले जाएंगे, है ना। किसके हेल्प से, एरोप्लेन के हेल्प से। दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, है ना जी। कंप्यूटर, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, टीवी, है ना। आज के डेट में है ना, रिपब्लिक भारत हम लोग देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत है ना, रिया चक्रवर्ती ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे ड्रग्स लेती है, ये क्या करती है, वो जो भी हो, है ना। तो टीवी है ना, जैसे एक साथ में वॉक, सब कुछ हमको दिख रहा है ना जी। जो भी रिपब्लिक भारत हमको दिखा रही है, सारा दिख रहा है ना। जो भी बोला जा रहा है हम सुन रहे हैं, कहां से, किसके हेल्प से, टीवी की मदद से, है ना। मोबाइल है ना, मोबाइल एक्साइटमेंट है ना जी। ऐसा इन्वेंशन हुआ, यहां कॉल लगाए, लंदन बात हो गया, पेरिस बात हो गया, है ना। जहां बात करना है एक बार कॉल लगाओ, नंबर डायल करो और बात करो आसानी से, है ना। दिस एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मोबाइल है ना। ये हमारा जो हमारा इन्वेंशन होता है ड्यू टू हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ये सब किस पे हेल्प से ये इन्वेंशन हुआ, है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पे दिया गया, इसको डिस्कवर किसके बेसिस पे किया, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। समझ में आ रही, दिस इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। क्लियर, फिजिक्स जो है अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड है। साइंस का ब्रांच कितना जी, 3 है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, है ना। एक एग्रीकल्चर भी आता है, 4 मान सकते हैं, राइट। तो हम लोग साइंस का जो ब्रांच है, जैसे केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, राइट, दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो ये केमिस्ट्री का इन्वेंशन कैसे हुआ, बायोलॉजी में क्या यूज है फिजिक्स का, है ना। तो याद रखिएगा, फिजिक्स जो है साइंस का बेसिक है ना। तो बेसिक ऑफ साइंस है कौन, फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, लिख लो साइड में, बेसिक ऑफ साइंस है। तो फिजिक्स जो है बेसिक ऑफ साइंस है। फिजिक्स नहीं आएगा तो केमिस्ट्री का इन्वेंशन नहीं होता, बायोलॉजी का इन्वेंशन नहीं होता, राइट। तो केमिस्ट्री जो ब्रांच है हमारा साइंस में, है ना,
वो केमिस्ट्री ब्रांच आया कैसे। तो पहले हम लोग फिजिक्स की स्टडी किए, तो बेसिक ऑफ साइंस है ना। तो देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, सिंपल सा एक एटम की बात करो, सिंपल सा ध्यान से समझो। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमती है, और यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। तो दोनों के बीच क्या लगता है, फोर्स लगता है, राइट। और उस फोर्स के कारण ये चारों तरफ क्या होता है, रोटेट होता है। ये फोर्स की बात कहां से होगी जी, दिस इज फिजिक्स, समझ में बात। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, ड्यू टू द बॉन्डिंग, सम बॉन्डिंग फोर्स, है ना। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल से किसी पार्टिकल में क्या है, बाउंड किया हुआ है ना। एटम बाउंड किया, मॉलिक्यूल बाउंड किया है, किसके कारण, ड्यू टू द फोर्स, सिंपल सा, है ना। तो फोर्स के बारे में जानते नहीं तो बॉन्डिंग का बात कहां से करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहां से बात करते जी। तो विदाउट फोर्स हम बॉन्डिंग की बात नहीं करते। तो फिजिक्स क्या है, बेसिक ऑफ साइंस है ना। तो फिजिक्स जो है बेसिक ऑफ साइंस है, और उसी के बेसिस पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इन्वेंशन हुआ। क्लियर। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, तो वहां पे जो बॉन्डिंग है एटम के बीच, मॉलिक्यूल के बीच, किसके कारण, ड्यू टू द फोर्स। एटम के अंदर भी बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच, किसके कारण, ड्यू टू द फोर्स, राइट। ये हमारा कहलाता है बॉन्डिंग, है ना। तो बॉन्डिंग किसके कारण, ड्यू टू द फोर्स, है ना। रिएक्शन होगा, समझे, रिएक्शन कब होगा जी, रिएक्शन कब होगा, तुम सोचो रिएक्शन कब होगा। हमको खाने ना मिले, हम भूखे रहे, और हमारे पास इतना, हम ऐसा भूखे हैं कि पास में खाना है तो हम तुरंत खा लें। तो जो चीज भूखा होगा वो क्या चाहेगा कि हमारे पास खाना आ जाए, अट्रैक्ट कर ले खाना को और खा ले, राइट। तो ही बात है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कैसे हुआ, रिएक्शन कब हुआ, जब कोई एटम या मॉलिक्यूल, समझ में नहीं बात, उसके पास, किसी के पास प्लस आयन होगा, किसी के पास माइनस आयन होगा, राइट। और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और वो अपने आप को स्टेबल करेगा, रिएक्शन, आयन, है ना जी। तो रिएक्शन कब होगा, जब वो भूखा होगा, या फिर उसके पास बहुत ज्यादा होगा, अनस्टेबल फील करेगा, है ना। तो वो क्या कर देगा, जो अनस्टेबल फील करेगा वो रिलीज कर देगा, जो अनस्टेबल फील नहीं करेगा, है ना, समझे, जो स्टेबल होगा वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो रिएक्शन कब होगा, जब आयन क्रिएट होगा, और एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस हो आयन होगा, तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो ये जो प्लस माइनस है क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, समझ मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी का घूम रही है जी। तो इसके पास एनर्जी होगी, वो भी हम स्टडी करेंगे फिजिक्स में, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, यहां से इसका डिस्टेंस आर, रेडियस कितना होगा, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या, सब स्टडी करेंगे फिजिक्स में, समझ में। तो इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका रेडियस क्या है ना, समझ मेरी बात। तो कुछ भी रिएक्शन होता है तो उससे एनर्जी इमिट होता है ना जी। तो ये एनर्जी टर्म की स्टडी कहां की है, फिजिक्स में, सिंपल सा, है ना जी। अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रही है, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके पास एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और वो एनर्जी को ना रिलीज कर सकता है, ना किसी को, ना वो एनर्जी किसी को दे सकता है, ना वो एनर्जी ले सकता है। उसकी एनर्जी फिक्स होती है और चारों तरफ घूमती है ना। एनर्जी इक्वेशन ऑल आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल। तो बॉन्डिंग का, फोर्स का, रिएक्शन का, एनर्जी इक्वेशन का, जितना भी हम केमिस्ट्री में ये सब बॉन्डिंग, रिएक्शन, एनर्जी इक्वेशन जो हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, कहां से डिफाइन किया गया है, तो फिजिकल प्रिंसिपल पे डिफाइन किया गया, यानी फिजिक्स से डिफाइन किया गया है। समझ में आ रही बात, चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं फिजिक्स जो है बेसिक ऑफ साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे कि कैसे हम लोग बायोलॉजी में फिजिक्स यूज करते हैं, है ना जी। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं बायोलॉजी, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द साइंस दैट इज द बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी क्या है, द स्टडी इज डन बाय इंस्ट्रूमेंट
मेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो बायोलॉजी में कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो किस पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, है ना। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हम ये हैंड को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, किसके कारण, ड्यू टू फोर्स। और कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन, है ना। समझ मेरी बात, हम अपने हेड को इधर उधर क्या करते, टर्न करते, क्या हो रहा है, फोर्स। ब्लड चारों तरफ हमारे बॉडी के अंदर मूव कर रही है, दिस द मोशन, है ना। ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी, दिस द मोशन। समझ मेरी बात। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे। और बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है फिजिक्स बायोलॉजी में, है ना। बहुत सारा टेस्टेड होता है ना। जैसे चेस्ट टेस्ट करना है कि चेस्ट में क्या प्रॉब्लम, एक्सरे मशीन। पूरी बॉडी का हमको टेस्ट करना है, एमआरआई, है ना। तो ये सब एमआरआई जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सब बायो इंजीनियरिंग कहलाता है, राइट। तो जो भी हम स्टडी करते हैं इंस्ट्रूमेंट का इन बायोलॉजी, वो हमारा बायो इंजीनियरिंग कहलाता है। ईसीजी टेस्ट होता है, राइट। आई का टेस्ट ही होता है। आज जो भी जाओ, जो भी आप टेस्ट कराने जाओ, जो भी आपको डिजीज है, अब आज के डेट में हर चीज मशीन से चेक किया जाता है। ये सारा मशीन किस प्रिंसिपल पे बना है जी, फिजिक्स के प्रिंसिपल पे, है ना। तो आज जो भी डिजीज हमको होती है, जो भी हमको प्रॉब्लम होती है ह्यूमन बॉडी में, हम उसको चेक कराने जाते हैं, है ना। तो सब में क्या यूज होता है, फिजिक्स, है ना। एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाओ, वहां भी फिजिक्स यूज होता है। खेत को जोतना है ना, खेत कोरना है, जो भी है, खेत को जो भी करना है ना जी, तो उसमें भी मशीन चाहिए, है ना जी। ट्रैक्टर वगैरह चलाते रहे, तो बहुत सारा टर्म है। तो हर फील्ड में फिजिक्स का यूज है, राइट। क्लियर। हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। द स्टडी इज डन बाय इंस्ट्रूमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप क्या है, फिजिक्स से बना है माइक्रोस्कोप। जो वैसा पार्टिकल जिसको हम नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते, उसके लिए क्या इन्वेंशन किया गया, माइक्रोस्कोप। बहुत दूर की चीजें देखनी है तो क्या कहते हैं, और एक क्या कहते हैं उसको, टेलीस्कोप, राइट। बहुत छोटी इसको देखने, ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को देखना है तो माइक्रोस्कोप, बड़ी ऑब्जेक्ट को देखना है तो टेलीस्कोप, और दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है टेलीस्कोप। ऑल अदर मशीन रिक्वायर्ड इन सर्जरी में बहुत सारा मशीन रिक्वायर्ड होता है। एंड टेस्ट, कुछ है ना, सर्जरी करते हैं, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है या टेस्ट करते हैं, तो वहां भी क्या यूज होता है, मशीन, है ना। तो ऑल अदर मशीन रिक्वायर्ड इन सर्जरी एंड टेस्ट आर मेड बाय द नॉलेज ऑफ फिजिक्स। तो जितने भी सर्जरी का जो मशीन होता है, टेस्ट का जो मशीन होता है, वो किससे बनता है, तो फिजिक्स के नॉलेज से बनता है ना, उसके प्रिंसिपल पे बनता है। जैसे एक्सरे मशीन, है ना, गामा रे थेरेपी, है ना। जब किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो गामा थेरेपी दिया जाता है ना। मैग्नेटोथेरेपी एक होता है, राइट। समझ में आ रही बात। तो ये सब बहुत सारा टर्म है ना, जो फिजिक्स से रिलेटेड है। द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर एक्सप्लेन बाय फिजिक्स। जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, दैट इज फिजिक्स, है ना। हम हैंड को रोटेट कर देते, जितना भी हमारे ह्यूमन बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, वो किससे डिफाइन है, तो फिजिक्स से। ब्लड का सर्कुलेट होना, फिजिक्स, है ना। ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो डिवाइस बना, वो किसके हेल्प से, तो ड्यू टू फिजिक्स। तो इतना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए फिजिक्स, इसलिए फिजिक्स की स्टडी करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक यही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब ज्यादा कुछ है नहीं, ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, लगभग, है ना। एक पॉइंट और होगा, सिंपल सा, टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना। तो फिर ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ही क्लास से आपको स्टार्ट कर देंगे मोशन, नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट कर देंगे यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स में चलेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट, राइट। डायमेंशन एंड मेजरमेंट, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टडी करेंगे। क्लियर, स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से रहिए, मजे से रहिए, और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल DK दीपक क्लासेस। बाय।